नमस्कार, निखिल नाम है मेरा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आटे दाल का भाव मालूम होना तभी तक मुहावरा रह पाता है जब तक उसे खरीदना ना पड़े। 2 जून की रोटी जिंदगी के लिए अनिवार्य है और उसके लिए अनिवार्य है आटा। वही आटा जो 12 साल में सबसे महंगा बिक रहा है। दिन की बड़ी खबर में आज आटे की कीमत पर हम बात करेंगे और साथ ही बात होगी रुपए के गिरते मूल्य पर भी। गिरते गिरते रुपया आज वहां पहुंच गया है जहां पहले कभी नहीं पहुंचा था। ये सारी बातें होंगी, लेकिन पहले गौर कीजिए कुछ सुर्खियों पर। आज दिन भर सुर्खियों में रहा दिल्ली का शाहीन बाग इलाका और पहली सुर्खी शाहीन बाग से ही जुड़ी हुई है। जहांगीरपुरी के बाद अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने के क्रम में एमसीडी का बुलडोजर आज दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पहुंचा। यह कार्रवाई साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने की है, एसडीएमसी। इससे पहले इस निगम ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर 4 मई से 13 मई तक एनक्रोचमेंट हटाने के लिए पुलिस फोर्स की मांग की थी। आज सुबह खबर आई कि पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चल पाएगा, लेकिन कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस का ग्रीन सिग्नल मिलते ही एमसीडी की टीम पहुंच गई अतिक्रमण हटाने। शाहीन बाग से गुजरने वाली मुख्य सड़क के बाहर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच लोगों की दुकानें हैं और इन्हीं दुकानों के बाहर मौजूद अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलना था। लेकिन जैसे ही बुलडोजर शाहीन बाग के इलाके में पहुंचा, स्थानीय लोगों और नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी भी की। नेताओं की बात तो आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान विरोध के प्रमुख चेहरा बनते दिखे। शाहीन बाग का इलाका इन्हीं अमानतुल्लाह खान के विधानसभा क्षेत्र में आता है। थोड़ी देर बाद कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी अपना विरोध दर्ज कराने शाहीन बाग पहुंच गए। सुनिए इन दोनों नेताओं ने क्या कहा। 4 दिन पहले मैं इलाके के लोगों को मैंने समझाया। मेरे साथ तमाम आरडब्ल्यूएस थी, तमाम मार्केट के लोग थे, इलाके के सारे जिम्मेदार लोग थे। हम 400-500 लोग के साथ में निकला। जिसका जहां मुझे लगा इंक्रोचमेंट है वो मैंने खुद हटा दिया। फिर आज क्यों आए हैं? एक मस्जिद बन रही है कालिंदी कुंज रोड पर, ओखला हेड और कालिंदी कुंज रोड पर, वहां मस्जिद बन रही है तो उन्होंने टेम्परेरी वजू खाना बना लिया, 2 टॉयलेट बना लिए। मैंने खुद अपनी जेसीबी लगा करके, मैं फोटो दे दूंगा, वीडियो दे दूंगा, अपनी जेसीबी लगा करके खुद हटाया। जहां इंक्रोचमेंट नहीं है आप वहां अगर आओगे तो भाई मैं तो आपसे पूछूंगा। भाजपा का एक राजनीतिक स्टंट है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं जहां से आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया है, जबकि यहाँ अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। आज बुलडोजर की कार्रवाई कोई हुई भी नहीं, लेकिन देश को मैसेज दिया गया। वही एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने इस घटना को शाहीन बाग में अतिक्रमण फैलाने वालों का सरेंडर बताया। साथ ही विरोध करने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनकी बात भी आपको सुनवा देते हैं। कुछ लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून की बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आज उन्होंने सरेंडर किया तो सरेंडर देख करके अच्छा लगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो दोबारा हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में दिल्ली के अंदर पिछले 20 सालों में अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम किया। अगर कांग्रेस चाहती तो दिल्ली में इस तरह का अतिक्रमण कभी नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम किया। इनकी सरकार ने कब्जे कराने का काम किया, इनके लोगों ने, और वही पिछले 8 सालों से राज्य सरकार, जो भी चुनी हुई सरकार है आम आदमी पार्टी, वो करा रही, उनके विधायक करा रहे। सड़क से शुरू हुआ बुलडोजर अभियान दोपहर होते होते देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शाहीन बाग समेत दक्षिणी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट और कानून संबंधी मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक मामला जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच के सामने गया था और सीपीएम की तरफ से सीनियर एडवोकेट PV सुरेंद्रनाथ पेश हुए थे। जस्टिस राव ने सवाल किया कि सीपीएम इस मामले में याचिकाकर्ता क्यों बनी है। अगर कोई पीड़ित पक्ष आता तो समझ में आता, क्या कोई पीड़ित नहीं है। एडवोकेट सुरेंद्रनाथ ने दलील दी इसके बाद कि याचिका पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर दायर की गई है, न कि पार्टी इंटरेस्ट को। साथ ही एक याचिका रेहड़ी वालों की एसोसिएशन ने भी दायर की है। जस्टिस राव ने कहा कि फिलहाल आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए और अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे हैं तो उनको भी हटाना चाहिए। कोर्ट ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस तरीके की याचिकाएं सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए दायर की जाती हैं। दूसरी सुर्खी आईपीसी की धारा 124A से जुड़ी है, जिसे एक बार फिर चुनौती मिलने जा रही है। आगे इससे जुड़ी खबर बताएं उससे पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं कि 124A क्या है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A के मुताबिक राजद्रोह एक प्रकार का अपराध है और इस अपराध में भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ मौखिक
लिखित, सांकेतिक या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना करने के प्रयास शामिल हैं। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है और इस अपराध के लिए 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अक्सर इस कानून के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप भी लगता रहता है, जिसके कारण समय समय पर सामाजिक कार्यकर्ताओं, एनजीओज और राजनीतिक संगठनों के द्वारा इसे खत्म करने की मांग की जाती रही है। अब केंद्र सरकार इस धारा 124A पर जांच और पुनर्विचार करने को राजी हो गई है। केंद्र ने इसकी सूचना एक हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को भी दे दी है। लाइव ब्लॉग के मुताबिक यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री मोदी की इस धारणा के अनुरूप है कि जब हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो ही चुके हैं तो वो औपनिवेशिक बोझ को दूर करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि उसने 2014 से लेकर अब तक 1500 से ज़्यादा ऐसे कानूनों को ख़त्म किया है जो देश के लोगों के लिए अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इससे पहले जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इस तरह के कानून की ज़रूरत है। तीसरी सुर्खी राजस्थान से, जो इन दिनों लगातार खबरों में बना हुआ है, कभी करौली तो कभी जोधपुर की वजह से। एक के बाद एक लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में है। ताज़ा मामला सीएम गहलोत की कैबिनेट से जुड़ा हुआ है। गहलोत कैबिनेट में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। इसके बाद महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर ली है। शिकायत के मुताबिक पीड़िता की रोहित जोशी से दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच मुलाकातें होने लगी। 8 जनवरी 2021 को रोहित उसे अपने दोस्त के घर सवाई माधोपुर ले गया, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर रोहित ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया, ये आरोप है। महिला का आरोप है कि जब वो बेसुध हो गई तो उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए गए। इसके बाद अप्रैल 2021 और जून 2021 में भी पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया है। 11 अगस्त 2021 को पीड़िता ने जब अपने प्रेग्नेंट होने की जानकारी दी तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इतना ही नहीं, शिकायत पत्र के मुताबिक रोहित जोशी बार बार अपने पिता के मंत्री होने की धमकी भी देता था। पुलिस ने मामले में धारा 376, 312, 328, 366, 377, 506, 509 समेत दूसरी धाराओं में भी केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने शिकायत सवाई माधोपुर SP को भेज दी है। आरोपी रोहित जोशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपना पक्ष भी रखा है। रोहित ने मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ संबंधित प्रकरण पर अफवाह न फैलाने की बात कही है। वहीं पूरे मामले पर मंत्री महेश जोशी ने पुलिस जांच पर भरोसा करने की बात कही है। उनकी बात आप सुन लीजिए। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस जांच करेगी। जो जांच में जो तथ्य हैं वो निकल के सामने आएंगे। पुलिस सख्ती से जांच करे, पुलिस निष्पक्ष तरीके से करे, पुलिस गहराई से करे और जो सच है उसको सामने लेकर आए। जो सच्चाई होगी उसको स्वीकार करेंगे। आखिरी सुर्खी में बात हैदराबाद में हुए ऑनर किलिंग मामले की, जिसकी आंच अब राजभवन तक जा पहुंची है। रविवार को भाजपा के प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा ने राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात कर गहन जांच की मांग की। मौके पर भाजपा SC मोर्चा के अध्यक्ष कोपू बाशा समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले भाजपा इस मामले में कैंडल मार्च भी निकाल चुकी है। 4 मई को हैदराबाद में ऑनर किलिंग की एक सनसनीखेज घटना घटी थी। हैदराबाद के सरूर नगर में देर रात करीब 9 बजे बाइक सवार लोगों ने एक दलित युवक नागराजू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस हत्या की वजह थी नागराजू का प्रेम विवाह, जो उसने सैयद अशरीन सुल्तान से किया था। कई लोगों ने मारपीट की इस घटना को मोबाइल से रिकॉर्ड भी किया था, जिसके बाद घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने नागराजू की पत्नी सुल्ताना के बयान और CCTV रिकॉर्डिंग्स के आधार पर सुल्ताना के भाई सैयद मोबिन अहमद और रिश्तेदार मोहम्मद मसूद अहमद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने IPC की धारा 302 और SC/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तेलंगाना की DGP और चीफ सेक्रेटरी से 4 हफ्तों के भीतर मामले पर रिपोर्ट भी तलब की थी। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। भारत में महंगाई का सबसे बड़ा बेंचमार्क है पेट्रोल का दाम। इसके बाद नंबर आता है डीजल और रसोई गैस का। ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो दूसरी चीज़ों के दाम स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगते हैं। इसीलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सबसे ज़्यादा हंगामा होता है। ईंधन के दाम बढ़ते ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय कारकों का हवाला देने लग जाती है, क्योंकि भारत आयात पर निर्भर है। लेकिन अब ऐसी चीज़ महंगी हुई है जिसका उत्पादन भारत में ही होता है और बहुतायत में होता है, आटा, गेहूँ।
महंगाई आपकी गाड़ी के टैंक से होते हुए आपकी थाली तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भारत के सारे राज्यों के सार्वजनिक वितरण विभाग आटे के दाम की जानकारी भेजते रहते हैं। जनवरी 2010 से ये हो रहा है और तब से लेकर आज तक आटे का भाव इतना कभी नहीं रहा जितना अभी है। यहीं से वो हेडलाइन बनी कि आटे का दाम बीते 12 साल में सबसे ज्यादा हो गया। अप्रैल 2022 में भारत में आटा औसत 32 रुपए 38 पैसे के दाम पर बिका। एक साल पहले आटा मिल रहा था 30 रुपए 3 पैसे प्रति किलो, औसत की बात कर रहे हैं। माने 12 महीने में आटे का भाव 9.15% बढ़ गया और इस 9% की बढ़त में से 5.81% तो जनवरी 2022 से अब तक के 4 महीनों में ही हुई। शहर दर शहर आटे की कीमतें क्या हैं, इस पर ध्यान डालिए। आर्थिक राजधानी मुंबई में 49 रुपए, चेन्नई में 34 रुपए और दिल्ली में 27 रुपए प्रति किलो। आटा बनाने के लिए गेहूं को पीसा जाता है और ईंधन की तरह ही गेहूं और चावल के लिए भी भारत एक वक्त था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर था, क्योंकि भारत एक गरीब मुल्क था और उसकी आबादी बहुत बड़ी थी। आपको वो किस्सा जरूर याद होगा जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत में अनाज की कमी हो गई। भारत तब अमेरिका से गेहूं मंगवाया करता था। अनाज का संकट तब और बड़ा हो गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने भारत को गेहूं की सप्लाई रोकने का आदेश दे दिया ताकि भारत को संघर्ष विराम के लिए बाध्य किया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री तब प्रधानमंत्री की हैसियत से भारत के सबसे शक्तिशाली दफ्तर में बैठते थे, लेकिन स्वभाव से बड़े सौम्य थे। इसका यह अर्थ निकाल लिया गया कि वो अनाज संकट के दौरान अमेरिका की धमकी सुनते ही ढह जाएंगे, लेकिन शास्त्री ने पूरे देश के नाम एक अपील जारी कर दी। उन्होंने कहा, हमें भारत का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए देश के पास उपलब्ध अनाज से ही काम चलाना होगा। हम किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैला सकते। यदि हमने किसी देश द्वारा अनाज देने की पेशकश स्वीकार की तो ये देश के स्वाभिमान पर गहरी चोट होगी। इसलिए देशवासियों को सप्ताह में एक वक्त का उपवास करना चाहिए। इससे देश इतना अनाज बचा लेगा कि अगली फसल आने तक देश में अनाज की उपलब्धता बनी रहेगी। पेट पर रस्सी बांधिए, साग सब्जी ज्यादा खाइए, सप्ताह में एक दिन एक वक्त का उपवास कीजिए, देश को अपना मान दीजिए। शास्त्री जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं। जिस मुल्क में करोड़ों भुखमरी के कगार पर थे, वहां वो लोगों से भूखा रहने को कह रहे थे। ये अपील करने से पहले शास्त्री ने अपने परिवार को पूरे एक दिन का उपवास रखवाया। इसके बाद जाकर उन्होंने देशवासियों के सामने अपनी बात रखी थी। लेकिन तब की बात और थी और तब से लेकर 2022 के मई के बीच एक बड़ी घटना हुई थी, हरित क्रांति, अंग्रेजी में ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। भारत गेहूं और चावल के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि उसके पास गेहूं का बम्पर स्टॉक भी है। आज भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जिस अमेरिका ने भारत को गेहूं देने से मना किया था, वो चौथे नंबर पर आता है और मोटा माटी हिसाब लगाएं तो भारत हर साल अमेरिका से कम दोगुना उत्पादन करता है। भारत ने 2020-21 में 10 करोड़ 95 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया था। सरकार को उम्मीद थी कि इस साल भारत इससे भी 1.58% ज्यादा गेहूं उगा लेगा, कुल 11 करोड़ 13 लाख टन के करीब। लेकिन मई के पहले हफ्ते में केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकारी अनुमान को थोड़ा घटाया, 10 करोड़ 50 लाख टन कर दिया। सरकार ने अपना अनुमान घटाने के पीछे कारण भी दिया। ये कहा कि गर्मी का मौसम जल्दी आ गया, जिसके चलते उपज पर असर पड़ सकता है, इसीलिए अनुमान घटाया जा रहा है। ये तथ्य है कि बाकी सालों के मुकाबले इस साल मार्च और अप्रैल में गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ गई। ये वक्त गेहूं की फसल पकने का होता है और वक्त से पहले ज्यादा गर्मी पड़ने से गेहूं की फसल पर गुणवत्ता और मात्रा के मामले में असर पड़ता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने भी अपना अनुमान घटाया। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांडे ने यह भी कहा था कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार ये मान रही है कि निर्यात हो सकता है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में पर्याप्त गेहूं के भंडार होंगे, पर्याप्त उत्पादन भी होने की उम्मीद है और इसीलिए गेहूं देश से बाहर भेजा जा सकता है, खाद्य सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए। 29 अप्रैल 2022 को आउटलुक पर छपी कमलिका घोष की रिपोर्ट बताती है कि भारत फिलहाल 24,000 से 25,000 रुपए प्रति टन के भाव पर गेहूं का निर्यात कर रहा है। ये सरकार द्वारा दिए जा रहे 20,150 रुपए प्रति टन के एमएसपी से तकरीबन 19% ज्यादा है। तो समझना आसान है कि गेहूं का निर्यात क्यों फायदे का सौदा लग रहा है। फिलहाल गेहूं के निर्यात के लिए माहौल इसलिए भी बना है क्योंकि दुनिया में तीसरे नंबर के गेहूं उत्पादक रूस और 8वें नंबर के गेहूं उत्पादक यूक्रेन से निर्यात रुका हुआ है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की बहुत मांग है। लेकिन इसी अंतर्राष्ट्रीय मांग ने देश में गेहूं और आटे का दाम बढ़ा दिया है। गेहूं और आटे की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए डीजल की कीमतें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि गेहूं की ढुलाई के लिए डीजल चाहिए होता है।
आटे या मैदे से बनने वाली ब्रेड के मामले में महंगाई मार्च 2022 में 8.39% थी, माने पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा। इसके चलते बेकरी आइटम्स जैसे बिस्किट वगैरह बनाने वाली कंपनीज ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। आगे चल के भी वो दाम रिवाइज कर सकती हैं। भारत में निजी कंपनियां गेहूं को एमएसपी से ज्यादा दाम पर खरीद रही हैं फिलहाल, इसीलिए गेहूं के दाम में तेजी है। और अब यहां एक और सवाल इसलिए चर्चा करने की जरूरत है कि अगर सरकार के पास गेहूं गोदामों में जमा है तो वो उसे बाजार में उतार कर गेहूं या आटे की कीमतों में दखल क्यों नहीं देती। आपने बचपन में सोशल स्टडीज की किताब में एक शब्द पढ़ा होगा, बफर स्टॉक। भारत सरकार देश की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गोदाम में अनाज भरकर रखती है, जैसे आपके घर में भी रहता होगा, ताकि अगर एक आध साल मानसून दगा दे जाए तो भुखमरी की नौबत न आने पाए। सरकार ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 74.6 लाख टन गेहूं का भंडार हमेशा रखने को कहा हुआ है। ये रिवाइज भी होता रहता है। 1 अप्रैल 2022 को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 1,89,00,000 टन गेहूं का स्टॉक था भारत में। सरकार इसी के सहारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो मुफ्त अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दे रही है। तकरीबन 80 करोड़ लोगों को यह अनाज इस साल के सितंबर तक मिलने वाला है। कोविड में शुरू हुआ था, लेकिन WTO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ हुए समझौतों के चलते सरकार FCI के गोदामों से गेहूं सीधे बाजार में नहीं उतार सकती है, एक लिमिट से ज्यादा। कमलिका की रिपोर्ट में गेहूं के निर्यात को लेकर दोनों मतों को जगह दी गई है। एक मत यह है जो कि कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का है। शर्मा का मत यह है कि हमें गेहूं के निर्यात को लेकर सतर्क रहना चाहिए। जिस रफ्तार पर भारत गेहूं निर्यात कर रहा है उसके चलते कहीं यह ना हो कि अगले साल हमें तकलीफ हो जाए। आने वाले साल में मौसम में जरा सा बदलाव हमें प्रभावित कर सकता है। देवेंद्र शर्मा किस रफ्तार की बात कर रहे थे वो हम आपको बता देते हैं। आर्थिक मामलों पर हमारी खास सीरीज खर्चा पानी में 26 अप्रैल को हमने आपको आटे की कीमतों में उछाल के बारे में विस्तार से बताया था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले दिनों यह कहा था कि ग्लोबल मार्केट में गेहूं की बढ़ती मांग की वजह से देश का गेहूं निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ टन के पार जाने की उम्मीद है। 21-22 में गेहूं निर्यात 70 लाख टन था, जबकि उससे एक साल पहले यानी 20-21 में यह आंकड़ा 21.55 लाख टन ही था। यानी साल दर साल भारत ग्लोबल मार्केट में ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा है। रूस यूक्रेन संकट के बाद अकेले मिस्र को भारत ने 10 लाख टन गेहूं बेचा है। संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करने वाला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी गेहूं की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भारत की ही तरफ देख रहा है। अब आते हैं दूसरे मत पर। कमलिका ने अपनी रिपोर्ट में कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी की बात को भी जगह दी है। गुलाटी मानते हैं कि गेहूं के निर्यात पर हाय तौबा मचाना ठीक नहीं, वो भी तब जब सरकार के पास अतिरिक्त अनाज पड़ा हुआ है। निर्यात से किसानों को ही फायदा मिलता है। तो कुल जमा सवाल यह है हमारे सामने कि टू एक्सपोर्ट और नॉट टू एक्सपोर्ट। इस बहस में आपका आटा महंगा हो गया है। यहां तक आते आते हम ये समझ गए हैं कि आटे की कीमतों में उछाल के पीछे कई सारे कारक हैं और इसका कोई सीधा हल अभी हमारे सामने नहीं है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस महंगाई पर लगाम लगाने के लिए क्या करती है, क्योंकि अगर आटे जैसी बुनियादी चीज़ें महंगी हो जाएगी तो इसका असर हमारी पूरी आबादी के पोषण पर पड़ सकता है। खास तौर पर वो लोग जिन तक सरकारी राशन या तो पहुंचता नहीं या फिर वो लोग जिन्हें ये राशन पूरा नहीं पड़ता। ये बेहद ज़रूरी है कि एक ऐसे समय में जब हमें महंगा आटा खरीदना पड़ रहा है, पूरी दुनिया गेहूं के लिए हमारी तरफ देख रही है, हमें वो तस्वीरें न देखनी पड़ें जिनमें अनाज बारिश में भीगता और सड़ता नजर आए। ये सभी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की साझा जिम्मेदारी है। महंगाई की बात चली है तो जाते जाते आपको ये भी बता दें कि आज भारतीय रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 77 रुपये 46 पैसे तक पहुंच गई। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है तो आज का खर्चा पानी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब आपको देते हैं कू की राय। आज हमने कू पर दर्शकों से पूछा था कि क्या आटा आपको भी महंगा लग रहा है। हाँ में जवाब दिया है 53% लोगों ने और ना में जवाब दिया है 47% लोगों ने। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी ललन टॉप को फॉलो कर लीजिए। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर राय मांगते रहेंगे। आपकी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। #LTShow के साथ कू करके भी बता सकते हैं, हम उसे भी शो में शामिल करेंगे। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।